एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहाँ हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 931, बाई परिवार के दृष्टिकोण। हाँ, हम पहले ही गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं। वैसे जिकिंग, हम काफी समय से घर नहीं गए हैं। घर पर कुछ हुआ है क्या? लिन वानिक्सू ने मूजिकिंग से चिंता से पूछा। मूजिकिंग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर लिन वानिक्सू से बोली, हम अभी टोंटियन द्वीप पर हैं। क्या? लिन वानिक्सू ने हैरानी से कहा। सूये और लिन वानिक्सू ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर सूये ने उत्सुकता से पूछा, जिकिंग, क्या हुआ? तुम टोंटियन द्वीप पर कैसे पहुंच गए? फोन के दूसरी तरफ से मूजिकिंग ने कहा, पिताजी, बहन वानिक्सू, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है, लेकिन पहले आप दोनों को शांत रहना होगा। मूजिकिंग की यह बात सुनकर लिन वानिक्सू और सूये और भी ज्यादा चिंतित हो गए। हमें जल्दी बताओ, लिन वानिक्सू ने मूजिकिंग से चिंतापूर्वक आग्रह किया। फिर मूजिकिंग ने कहा, माँ को शेंग परिवार के शेंग जेनवेई ने अपने साथ ले लिया था। क्या? लिन वानिक्सू और सूये ने हैरानी से कहा। मूजिकिंग ने आगे कहा, घटना इस प्रकार हुई, शेंग जेनवेई उस दिन सीधे हमारे परिवार के महल में आया, हमारे महल की तीनों सुरक्षा दीवारों को तोड़कर माँ को ले गया। जैसे ही सूये ने सुना कि जियांग शियुशियू को शेंग जेनवेई जबरदस्ती ले गया है, उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने गाली देते हुए कहा, शेंग जेनवेई, वह कमीना, उस बेशर्म शेंग जेनवेई की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का अपहरण करने की? अगर मेरी पत्नी को चोट लगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसकी भयानक मौत हो। उसी समय सूये को थोड़ा झटका लगा। वह जानता था कि ये संरचनाएं जियांग वेहाई द्वारा विशेष रूप से उनके महल के लिए तैयार की गई थीं, जिनमें एक रक्षात्मक संरचना, एक आक्रामक संरचना और एक धुंध संरचना शामिल थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शेंग जेनवेई सीधे तीनों संरचनाओं को भेदने में सक्षम होंगे। पास ही खड़ी लिन वानिक्सू ने भी हैरानी और गुस्से से कहा, वह कमीना इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? शेंग परिवार तो हद से ज्यादा ही अजीब है। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे सीधे हमारे घर आकर किसी का अपहरण कर लें? फोन के दूसरी तरफ मौजूद मूजिकिंग ने भी गुस्से से कहा, बिल्कुल। और वे तो ये भी चाहते हैं कि माँ वापस जाकर अपने पूर्वजों को स्वीकार करे। तो बाद में हम परदादा और अन्य लोगों के पीछे पीछे टोंटियन द्वीप गए। सूये और लिन वानिक्सू का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि शेंग परिवार चाहता है कि जियांग शियुशियू अपने पूर्वजों को स्वीकार करे। लिन वानिक्सू ने सीधे सीधे शाप देते हुए कहा, वह बेशर्म शेंग परिवार, वे सपने देख रहे हैं। बिल्कुल सही, वे सचमुच बेहद नीच हैं। सूये ने भी बगल से गाली दी। हालांकि लिन वानिक्सू और सूये दोनों बेहद चिंतित थीं, लेकिन उनके पास सू चेन के लौटने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर मूजिकिंग ने पूछा, वैसे जुएर भाई, सू चेन कहाँ हैं? क्या आप सब ठीक हैं? क्या आप गुप्त क्षेत्र में घायल तो नहीं हुए? मेरे पति अपनी मशीनी गाड़ी में बैठकर जियांग परिवार के बड़े बुजुर्ग से किसी बात पर चर्चा करने गए हैं। शायद यह माँ के बारे में ही होगा। हमें कोई चोट नहीं आई है, हम सब ठीक हैं। और मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, मेरे पति, पिताजी और मुझे क्रिएशन अकेडमी में दाखिला मिल गया है। लिन वानिक्सू ने मूजिकिंग से कहा। मूजिकिंग ने आश्चर्य से कहा, यह तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद लिन वानिक्सू ने घर की स्थिति के बारे में कुछ और सवाल पूछे, फिर मूजिकिंग से फोन काट दिया। सूये ने अपनी भौहें चढ़ा रखी थी, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। उसके मन में यही विचार था कि उस कमीने शेंग जेनवेई के 10,000 टुकड़े कर दे। पिताजी, ज्यादा चिंता मत कीजिए, शेंग परिवार अभी माँ को कुछ भी नहीं करेगा। अभी हम बस सू चेन के भाषण खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद हम माँ को बचाने के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लिन वानिक्सू ने सूये को दिलासा देते हुए कहा, हालांकि वह जानती थी कि उसके शब्दों का उस पर कोई खास असर नहीं होगा। सूये ने लिन वानिक्सू को सिर हिलाकर सहमति दी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। इसी बीच सू चेन ने जियांग चांगमिंग से थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद उसकी ओर देखकर कहा, ठीक है, अभी के लिए बात यहीं खत्म करते हैं। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, जियांग चांगमिंग ने सू चेन की और हाथ हिलाते हुए कहा। सू चेन ने सिर हिलाया, फिर वह जियांग चांगमिंग के यांत्रिक जानवर से उतर गया। सू चेन जैसे ही जियांग चांगमिंग के यंत्र से उतरा, उसने किसी की आवाज़ सुनी। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि बाई परिवार के एक बुजुर्ग, बाई युन, उसे पुकार रहे थे। एल्डर बाई, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? सू चेन ने अपना सिर घुमाकर बाई युन से पूछा। बाई युन ने सू चेन की ओर देखा और कहा, सू चेन, एक पल के लिए इधर आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हम अपने इस यंत्रनुमा यंत्र के अंदर बात कर सकते हैं? सू चेन ने बाई युन की ओर देखा और अनुमान लगाया, एल्डर बाई मुझसे क्या चाहते होंगे? क्या यह अमर मकबरे को खोलने की चाबी के बारे में है?
यदि एल्डर बाई इस चाबी की वजह से मुझे ढूंढ रहे हैं तो शायद मैं इस अवसर का उपयोग बाई परिवार को अपनी माँ को बचाने में मदद करने के लिए राजी करने के लिए कर सकता हूँ। अपने मन में कुछ छोटी मोटी योजनाएं लिए सू चेन ने बाई यून की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर सू चेन बाई यून के पीछे पीछे उसके यांत्रिक जानवर पर चढ़ गया और उसने पाया कि बाई लुओ और बाई कियान भी यांत्रिक जानवर के अंदर थे। बाई यून ने बाई कियान और बाई परिवार के अन्य प्रतिभाशाली बच्चों को देखा और कहा, ठीक है, आप सब अभी नीचे जाए, मुझे सू चेन से कुछ बात करनी है। बाई कियान और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और फिर सीधे उस यंत्र से बाहर निकल गए। बाई परिवार के सभी प्रतिभाशाली बच्चों के उस यंत्र से चले जाने के बाद बाई यून ने सू चेन को बैठने के लिए कहा और फिर लापरवाही से अपने और सू चेन के चारों ओर एक ध्वनिरोधक घेरा बना लिया। सू चेन, मैंने सुना है कि आज की चयन प्रतियोगिता के दौरान आपको अमर मकबरे को खोलने की चाबी मिल गई है। बाई यून ने सू चेन से विनम्रतापूर्वक पूछा। सू चेन ने बाई यून की ओर देखा और सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मुझे एक बर्फ साफ पानी वाला ड्रैगन कड़ाही मिल गया है। तो मैं साफ साफ कह देता हूँ सू चेन, मैं तुम्हारे पास मौजूद चाबी खरीदना चाहता हूँ। शर्तों की बात करें तो आप अपनी कीमत बता सकते हैं। बाई यून ने सू चेन से सीधे कहा। सू चेन ने बाई यून की तरफ देखा और बिना सोचे समझे उसे मना कर दिया, मैं इसे नहीं बेच रही हूँ। हालांकि मैं आपको अमर समाधि में ले जा सकता हूँ। इस बाई परिवार की भूख बहुत बड़ी है। क्या उन्हें सच में लगता है कि वे इस अमर मकबरे को अकेले ही निगल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाई यून ने असमंजस में सू चेन की ओर देखा। सू चेन ने बाई यून की ओर देखकर कहा, तो मैं तुमसे यह बात नहीं छुपाऊंगा। मेरे हाथ में सिर्फ आइस क्लियर वाटर ड्रैगन कड़ाही की चाबी ही नहीं है, मेरे पास 3 चाबियां हैं। सू चेन को देखते ही बाई यून की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अरे या वाह, हे भगवान, सू चेन के पास वास्तव में अमर मकबरे को खोलने की 3 चाबियां हैं। और मुझे ये भी पता है कि आपके बाई परिवार, जियान परिवार और शेंग परिवार, तीनों के पास अमर मकबरे को खोलने की चाबी है। सू चेन ने बाई यून की ओर देखते हुए आगे कहा। ये सुनकर बाई यून और भी हैरान हो गई। सू चेन को पता था कि इन तीनों महान परिवारों के पास चाबियां हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद जियांग चांगमिंग ने ही सू चेन को बताया होगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बाई यून ने सू चेन से पूछा। अध्याय 932 हुआ परिवार तलाश में आता है। उसे विश्वास नहीं था कि सू चेन इतनी आसानी से बाई परिवार को अमर समाधि में ले जाएगा। निश्चित रूप से कुछ शर्तें होंगी। मुझे अभी पता चला कि मेरी माँ को शेंग परिवार ले गया है, सू चेन ने बाई यून की ओर देखते हुए कहा। बाई यून ने आश्चर्य से पूछा, शेंग परिवार तुम्हारी माँ का अपहरण क्यों करेगा? आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपका बाई परिवार उसे बचाने में मेरी मदद कर सकता है? सू चेन ने बाई यून को घूरते हुए पूछा। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, बाई यून ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद जवाब दिया। जब तक बाई परिवार शेंग परिवार से निपटने में मेरी मदद करने को तैयार है, मैं आप सभी को अमर समाधि में ले जा सकता हूँ। इसके अलावा हमें शेंग परिवार की चाबी चाहिए। हालांकि अभी मेरे पास सिर्फ 3 ही हैं, लेकिन तीनों महान परिवारों की 3 चाबियां जोड़ने के बाद भी एक चाबी कम रह जाती है। लेकिन मैं वह आखिरी चाबी ढूंढ सकता हूं। मैंने इस बारे में जियांग परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग से बात कर ली है और वे मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं। सू चेन ने बाई यून के सामने अपनी शर्तें रखते हुए कहा। बाई यून ने सू चेन को हैरानी से देखा। सू चेन वास्तव में शेंग परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। ये समझना जरूरी था कि शेंग परिवार एक उच्च कोटि का परिवार था और उससे निपटना आसान नहीं था। इसके अलावा सू चेन वास्तव में अंतिम कुंजी ढूंढ सकता था। ये सू चेन सचमुच काफी रहस्यमय था। वह जियान परिवार को भी शेंग परिवार से निपटने में उसका साथ देने के लिए राजी कर सकता था। सचमुच अद्भुत। बाई यून ने कुछ देर सोचा, फिर सू चेन की ओर देखकर कहा, इस मामले में मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अकेले फैसला नहीं ले सकती। मुझे परिवार के अन्य बुजुर्गों से बात करके सलाह लेनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, सू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर बाई यून ने अपना फ़ोन लिया और दूसरी तरफ चली गई। वहां उसने ध्वनिरोधक अवरोध खड़ा किया और फिर मामले पर चर्चा करने के लिए परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग को फ़ोन किया। बाई परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग भी ये सुनकर बेहद हैरान रह गए कि सू चेन के पास अमर मकबरे को खोलने की 3 चाबियां हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक युवक में इतनी महान क्षमता होगी। सू चेन वहीं बैठा रहा और अपनी माँ के बारे में सोचने लगा। उसे जियांग योक्सियू की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। कुछ देर बाद बाई यून ने फ़ोन रख दिया और अपना फ़ोन लेकर वापस चली गई। बाई यून ने सू चेन की ओर देखकर कहा, सू चेन, परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हारी विनती मान ली है, लेकिन समय आने पर तुम्हें हमारे बाई परिवार को अमर समाधि में ले जाने का अपना वादा निभाना होगा। बिल्कुल, सू चेन ने दृढ़ता से कहा। बाई यून ने सिर हिलाया और सू चेन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो आइए सुखद सहयोग की कामना करें। सू चेन ने हाथ बढ़ाकर बाई यून से संक्षिप्त रूप से हाथ मिलाया और फिर झट से अपना हाथ छुड़ा लिया। तो मैं चलता हूँ, उसने कहा।
बाई यून ने सिर हिलाया और सुचेन अपने यांत्रिक जानवर से नीचे उतर गई। जैसे ही सुचेन बाई यून के यांत्रिक जानवर से उतरा, उसने पास ही में एक बूढ़े व्यक्ति को खड़े देखा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने सुचेन को यंत्रवत जानवर से उतरते देखा, उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पुकारा, सुचेन, मैं हुआ परिवार का मुखिया हूँ। ये सुनकर सुचेन ने अनुमान लगाया कि वह अमर मकबरे की चाबियों के लिए आया है। उसे हल्का सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक और पक्ष के होने से शेंग परिवार का मुकाबला करने की ताकत बढ़ जाएगी। आखिरकार शेंग परिवार का रुतबा बहुत ऊंचा था और कई छोटे परिवार उनके अधीन थे। सुचेन ने हुआ परिवार के मुखिया की ओर देखा और आदरपूर्वक उनसे कहा, बड़ा हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? हुआ परिवार के मुखिया ने सुचेन का हाथ पकड़ा और उसे अपने यांत्रिक जानवर पर खींच लिया, फिर उस पर ध्वनि रोधक अवरोध लगा दिया। हुआ परिवार के मुखिया ने सुचेन की ओर देखते हुए कहा, सुचेन, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे मिलने क्यों आया हूँ। मैं तुम्हारी शर्तें जानना चाहता हूँ। एल्द हुआ, क्या आप अमर मकबरे को खोलने वाली चाबियों में से एक की बात कर रहे हैं? सुचेन ने अनभिज्ञता का नाटक करते हुए पूछा। हुआ परिवार के मुखिया ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, मैं अमर मकबरे को खोलने की चाबी लेने आया हूँ। अगर आप मेरी चाबी खरीदना चाहते हैं एल्द हुआ, तो मेरा सुझाव है कि आप इसे भूल जाए। मेरी चाबियां बिक्री के लिए नहीं हैं, सुचेन ने स्पष्ट रूप से कहा। यह सुनकर एल्द हुआ का मूड तुरंत खराब हो गया। हालांकि उनका ये रवैया अनुचित नहीं था। आखिरकार अमर मकबरे की चाबियां प्राप्त करना बेहद मुश्किल था, इसलिए वे सुचेन की स्थिति को समझ सकते थे। हालांकि सुचेन रुक गई और उसने हुआ परिवार के मुखिया की ओर देखा। हुआ परिवार के मुखिया ने सुचेन को हैरानी से देखा। लेकिन क्या? सुचेन, तुम्हारी जो भी शर्तें हों, बेझिझक बताओ। अगर यह हमारे बस में होगा तो हम जरूर मान लेंगे। मुझे आपके हुआ परिवार की ताकत चाहिए, सुचेन ने कहा। हुआ परिवार के मुखिया ने सुचेन को हैरानी से देखा। सुचेन आखिर कर क्या रहा था? सुचेन ने आगे कहा, मेरी मां को शेंग परिवार ने अगवा कर लिया है। मुझे उसे छुड़ाने के लिए हुआ परिवार की शक्ति की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ परिवार के मुखिया ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ सुचेन की ओर देखा। हालांकि हुआ परिवार के मुखिया को झटका लगा, लेकिन अपने परिवार से चर्चा करने के बाद उन्होंने अंततः सुचेन के साथ समझौते पर सहमति जताई। हुआ परिवार सुचेन को शेंग परिवार से जियांग योक्सियू को बचाने में मदद करने के लिए ताकत मुहैया कराएगा और बदले में सुचेन उन्हें अमर मकबरा खोलने के लिए ले जाएगा। अमर मकबरे के भीतर मौजूद खजानों का वितरण कैसे होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आखिरकार एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद खजाने प्राप्त करने का तरीका व्यक्ति की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। अगर वे इसे अभी सुलझा भी लेते हैं तो भी अमर मकबरे में प्रवेश करने और खजाने देखने के बाद कोई भी वास्तव में पहले की वितरण विधि का पालन नहीं करेगा। हर कोई अपने तुरुप के पत्ते खोल देगा, इसलिए कुछ खास नहीं होगा। चर्चा करने के लिए उन्हें बस अमर मकबरा खोलना था। विभिन्न पूर्वजों ने अमर समाधि के खुलने के दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। हुआ परिवार के मुखिया से विदा लेने से पहले सुचेन ने कहा, मेरे हाथ में मौजूद तीनों चाबियों के लिए जरा भी कोशिश मत करना। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चाबियां कितनी मुश्किल से मिलती हैं। क्रिएशन एकेडमी द्वारा इनाम में दी गई चाबी के अलावा मैंने 2 और चाबियां ढूंढ ली हैं और 7वीं चाबी भी ढूंढ सकता हूं, इसलिए मेरे पास निश्चित रूप से अपने तुरुप के पत्ते हैं। हुआ परिवार के मुखिया ने वास्तव में ऐसी योजना पर विचार किया था। आखिरकार उनके लिए सुचेन केवल नश्वर जगत के स्तर का एक असाधारण व्यक्ति था। उनके परिवार का कोई भी पोषण विशेषज्ञ सुचेन को आसानी से खत्म कर सकता था। हालांकि ये सोचकर कि सुचेन 7वीं कुंजी ढूंढ सकता है, उसने यह विचार त्याग दिया। आखिरकार 7वीं चाबी के बिना 6 चाबियों का होना बेकार होगा। सभी 7 चाबियां इकट्ठा करने और अमर मकबरे को खोलने के बाद ही उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। उसने सुचेन की तीनों चाबियां छीनने और फिर 7वीं चाबी ढूंढने के लिए उसे नियंत्रित करने के विचार पर भी विचार किया था। आखिरकार सुचेन में काफ़ी कमजोरियां थीं। उनकी बहुत सी पत्नियां और बच्चे थे। उनमें से किसी एक का अपहरण करके सुचेन को धमकाना उसे आज्ञाकारी रूप से उनके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि ये देखते हुए कि सुचेन के पास टोंगटियन द्वीप में प्रवेश करने से पहले ही 2 चाबियां थीं, वह 7वीं चाबी ढूंढ सकता था, और यहाँ तक कि उसने खुलेआम ये स्वीकार करने का साहस भी किया कि उसके पास 3 चाबियां हैं। वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। अध्याय 933 पत्नी और बच्चों से मुलाकात। उसे किसी न किसी चीज़ पर भरोसा करना ही होगा। गुप्त क्षेत्र में सुचेन के प्रदर्शन और इतने शक्तिशाली जहाज पर सवार होकर टोंगटियन द्वीप पर उनके आगमन को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उनके पीछे कोई दुर्जय हस्ती अवश्य ही मौजूद होगी। ये जियांग परिवार के पूर्वज भी हो सकते हैं। इसलिए स्थिति का त्वरित आकलन करने के बाद हुआ परिवार के मुखिया ने उन विचारों को खारिज कर दिया। सुचेन हुआ परिवार के मुखिया के यांत्रिक वाहन से बाहर निकला।
दूसरी ओर कायदा परिवार को यह भी पता चला था कि सू चेन ने चयन परीक्षाओं के दौरान बर्फ से शुद्ध पानी का ड्रैगन कड़ाहा प्राप्त कर लिया था। ये वह चीज़ थी जिसकी उनके परिवार को लंबे समय से तलाश थी, इसलिए अब वे सू चेन के हाथों में मौजूद अमर मकबरे की कुंजी में बहुत रुचि रखते थे। हालांकि कुछ समय पहले ही उन्हें खबर मिली कि सू चेन शेंग परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति की मौत में शामिल था। आखिरकार वे शेंग परिवार को नाराज करने से डरते थे, इसलिए अब उन्होंने शेंग परिवार से जुड़ना और उस शक्तिशाली समर्थन का सहारा लेना बेहतर समझा। परिणामस्वरूप कायदा परिवार ने अंततः सू चेन के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। सू चेन मन ही मन हिसाब लगा रहा था। उस यंत्र को छोड़कर वह सीधे लिन वानिक्सू और सू ये को ढूंढने निकल पड़ा। लिन वानिक्सू और सू ये नीचे बेहद चिंतित होकर इंतजार कर रही थीं। जब उन्होंने सू चेन को आखिरकार यंत्र से नीचे आते देखा तो वे दौड़कर उसके पास गईं। लिन वानिक्सू और सू ये को ऐसा लगा मानो उनका सहारा वापस लौट आया हो। लिन वानिक्सू ने जल्दी से सू चेन से कहा, पतिदेव, आखिरकार आपका काम हो गया। मुझे आपको बताना होगा, माँ को शेंग परिवार ले गया है। सू ये ने बगल से गाली देते हुए कहा, शेंग परिवार के उन कमीनों में जरा भी शर्म नहीं है। लिन वानिक्सू और सू ये की चिंता देखकर सू चेन ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, सुए पापा, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। मैंने पहले ही एक समाधान सोच लिया है, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। सू चेन की योजना के बारे में सुनकर लिन वानिक्सू और सू ये को थोड़ी राहत मिली, लेकिन सू ये अब भी बहुत बेचैन था क्योंकि उसे पता नहीं था कि शेंग परिवार में उसकी पत्नी का क्या हाल है। चेन, क्या तुम अभी अभी इस मामले पर परिवार के उन बड़े बुजुर्गों से चर्चा कर रहे थे? सू ये ने सू चेन की ओर देखते हुए पूछा। सू चेन ने सू ये की ओर सिर हिलाकर कहा, पिताजी, अभी चिंता मत कीजिए। शेंग परिवार माँ को वापस ले गया है क्योंकि वे चाहते हैं कि वह परिवार में लौट आए और अपने पूर्वजों को स्वीकार करे। वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा हम पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। हम जल्द ही शेंग परिवार के पास जाकर माँ को बचा सकेंगे। सच में, यही तो सबसे अच्छा होगा, सू ये ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सू चेन ने सू ये को सिर हिलाकर सहमति दी। तभी जियांग चांगमिंग उन तीनों की ओर बढ़ा। सू चेन, जियांग चांगमिंग ने पुकारा। सू चेन ने जियांग चांगमिंग की ओर मुड़कर देखा और विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया, बड़े जियांग। जियांग चांगमिंग ने उन तीनों को हल्के से सिर हिलाकर कहा, सू चेन, तुम तीनों मेरे साथ मेरे यांत्रिक जानवर पर सवार होकर जियांग परिवार के अड्डे पर वापस चलो। तुम्हारा परिवार भी वहीं है। ठीक है, सू चेन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर जियांग चांगमिंग मुड़ा और अपने यांत्रिक जानवर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे सू चेन, लिन वानिक्सू और सू ये भी चल रहे थे। जियांग चांगमिंग के यांत्रिक जानवर पर जियांग परिवार के कई प्रतिभाशाली लोग भी थे, जिनमें जियांग युनफेंग और जियांग लिजिन शामिल थे। सू चेन के परिवार को बोर्ड पर चढ़ते देख जियांग लिजिन ने तुरंत उनके लिए अपनी सीट छोड़ दी। आओ आओ भाई सू चेन, जल्दी करो और यहाँ बैठो, जियांग जियाजिन ने उत्साहपूर्वक सू चेन से कहा। सू चेन ने जियांग लिजिन को सिर हिलाकर अभिवादन किया और बैठ गई। वैसे सू चेन, क्रिएशन एकेडमी के चयन परीक्षणों के दौरान तुम बहुत ही शानदार थे, एकदम कमाल के। सू चेन के बैठते ही जियांग लिजिन ने बातें करना शुरू कर दिया। सू चेन जियांग लिजिन को देखते हुए कुछ नहीं बोला क्योंकि वह जियांग योक्सियू की वर्तमान स्थिति को लेकर भी चिंतित था। इसी समय जियांग चांगमिंग पास आया और उसने जियांग लिजिन को लगातार बोलते हुए सुना। वह सू चेन की मनोदशा को समझ सकता था। फिर जियांग चांगमिंग ने अपना गला साफ किया और यांत्रिक जानवर के अंदर मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से जो लोग सृजन अकादमी के सदस्य बन चुके हैं, वे 3 दिनों में वहां आधिकारिक तौर पर अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। हम कहाँ पढ़ाई करेंगे? जियांग जिंगजी ने जियांग चांगमिंग की ओर देखते हुए पूछा। जियांग चांगमिंग ने कुछ देर सोचा और सभी से कहा, पहले व्यापक अड्डे पर इकट्ठा हो जाओ, कोई तुम्हें वहां ले जाएगा। मैं समझ गया। सभी ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वे समझ गए हैं। इसके बाद सभी लोग यांत्रिक यंत्र पर सवार होकर सुरक्षित रूप से जियांग परिवार के अड्डे पर पहुंच गए। इसी बीच जियांग वेहाई, जियांग हे, मूजिकिंग और अन्य लोगों को यह खबर मिल गई थी कि सू चेन और बाकी लोग वापस आ रहे हैं और वे पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार जैसे ही सू चेन, सू ये और लिन वानिक्सू यांत्रिक जानवर से उतरे, उन्होंने देखा कि मूजिकिंग, सू युतोंग और अन्य लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सू चेन, सू ये और लिन वानिक्सू तेजी से उनके पास चले गए। दाबाओ, शियाओबाओ और बाकी सभी सू चेन के पास दौड़ पड़े, उनके पैरों को गले लगा लिया और चिल्लाने लगे, पापा। सू चेन ने उनकी ओर देखा और उनके सिर पर थपथपाया। क्या तुम घर पर मम्मी की बातें सुन रहे थे? सू चेन ने दाबाओ और शियाओबाओ से पूछा। दाबाओ ने सू चेन की ओर देखा, पलकें झपकाईं, सिर हिलाया और कहा, हाँ। दाबाओ और शियाओबाओ दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। सू चेन ने दाबाओ और शियाओबाओ का हाथ पकड़ा और जियांग वेहाई, जियांग हे और मूजिकिंग के पास चली गई। सू चेन ने जियांग वेहाई और जियांग हे की ओर देखा और कहा, पर दादाजी, पर दादाजी।
जियांग वेहाई और जियांग हे ने सू चेन को सिर हिलाकर सहमति दी। जियांग वेहाई ने कहा, चेन चेन चलो, अंदर जाकर बात करते हैं। ठीक है, सू चेन ने सिर हिलाया। फिर जियांग वेहाई और जियांग हे अंदर चले गए। सू चेन ने मुजिकिंग की ओर देखा, जो सू वान को चिंता से देख रही थी। मुजिकिंग सू चेन के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। सू चेन ने मुजिकिंग का हाथ वापस दबाया, फिर लिन वानिक्सू का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। सू युतोंग, सू यनुओ और अन्य लोग जानबूझकर दाबाओ और शियाओबाओ को लेकर सू ये को खोजने निकले। सू चेन का परिवार घर लौट आया। सू चेन ने सू युतोंग और सू यनुओ से दाबाओ और शियाओबाओ को अलग ले जाकर खेलने के लिए कहा। सू युतोंग और सू यनुओ भी जानती थीं कि सू चेन और अन्य लोगों को जियांग योक्सियू को बचाने के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और दाबाओ और शियाओबाओ को लेकर कहीं और खेलने चली गईं। इसके बाद सू चेन, जियांग वेहाई और जियांग हे बैठक कक्ष में सोफे पर बैठ गए। जियांग वेहाई ने सू चेन की ओर देखकर कहा, मुझे माफ़ करना चेन चेन, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी माँ की रक्षा करने में असफल रहा। अध्याय 934, शेंग जेनवेई की कॉल। तुम्हारी माँ को शेंग जेनवेई ने अगवा कर लिया है, लेकिन हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सू चेन ने जियांग वेहाई की ओर देखकर कहा, हाँ, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। आप सभी निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही एक योजना बना ली है। जियांग वेहाई और जियांग हे दोनों थोड़े हैरान थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सू चेन ने गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलते ही इतनी जल्दी योजना बना ली थी। इसके अलावा मैंने जियांग, बाय और हुआ परिवारों के साथ गठबंधन कर लिया है। मैं माँ को सुरक्षित वापस ले आऊँगा। सू चेन ने सू ये, जियांग वेहाई और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा। जियांग वेहाई और सू ये भी चौंक गए। जब तक सू चेन के पास कोई ऐसी चीज़ न हो जिसकी उन सभी को चाहत हो, तब तक परिवार से मदद लेना मुश्किल है। और सू चेन ने वास्तव में मदद के लिए 3 परिवारों को फ़ोन किया। सू चेन ने ये कैसे कर दिखाया, वो तो वाकई कमाल का है। जियांग हे ने सू चेन की ओर देखकर पूछा, उनकी मांगें क्या हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि ये चालाक लोग बिना किसी कारण के तुम्हारी मदद करेंगे, जब तक कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा न हो जो वे चाहते हों। सू चेन ने सिर हिलाया और जियांग हे की ओर देखते हुए कहा, मैंने उनसे सौदा किया है। मैंने उन्हें बताया है कि मेरे पास 3 चाबियां हैं जिनसे अमर मकबरा खोला जा सकता है। क्या, मुझे याद है कि तुमने पहले सिर्फ 2 चाबियां ही हासिल की थीं, है ना? क्या तुम्हें गुप्त लोक में एक और चाबी मिली? जियांग वेहाई ने सू चेन को हैरानी से देखते हुए पूछा। हे भगवान, सू चेन के पास वास्तव में अमर मकबरे को खोलने की 3 चाबियां हैं। मेरा चेन चेन कुत्ता सचमुच बहुत ही अद्भुत है। अविश्वसनीय। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस साल फॉर्चून अकेडमी की चयन प्रतियोगिता में एक बर्फ साफ पानी वाला ड्रैगन कड़ाही प्राप्त किया है, सू चेन ने जियांग वेहाई को समझाया। फिर सू चेन ने सबकी ओर देखा और कहा, उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया है, लेकिन शर्त यह है कि समय आने पर उन्हें अमर समाधि में ले जाया जाना चाहिए। जियांग हे और जियांग वेहाई ने सू चेन को देखा, उनकी आंखों में गर्व की झलक थी। हमारी चेन चेन तो वाकई अद्भुत है, वह कभी भी, कहीं भी खजाने प्राप्त कर सकता है। जियांग हे ने सू चेन की ओर देखकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फॉर्चून अकादमी इस साल इतनी उदार होगी। जी हाँ, सू चेन, चूंकि तुमने उन्हें पहले ही बता दिया है कि तुम्हारे पास 3 चाबियां हैं, इसलिए तुम्हें उनकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए और उन्हें बुरे इरादों वाले लोगों के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। जियांग वेहाई ने सू चेन को चेतावनी दी। सू चेन ने सिर हिलाया और जियांग वेहाई की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं स्वाभाविक रूप से सावधान रहूंगा। फिर जियांग वेहाई ने सू ये और लिन वानिक्सू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम दोनों, सू ये और वानिक्सू, को फॉर्चून अकादमी में प्रवेश मिल गया है? जियांग वेहाई को याद था कि सू चेन ने कहा था कि वह सू ये और लिन वानिक्सू को फॉर्चून अकादमी में दाखिला दिलाएगा, लेकिन अगर उन्हें दाखिला नहीं मिला तो वह इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, क्योंकि फॉर्चून अकादमी में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी थी। सू ये ने जियांग वेहाई की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी, शियाओजू और मुझे दोनों को फॉर्चून अकादमी में प्रवेश मिल गया है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग वेहाई और जियांग हे ने सू ये और लिन वानिक्सू को आश्चर्य से देखा। हाँ, ये सब सू चेन की वजह से ही संभव हो पाया, जिसने पिताजी और मुझे दाव मंच पर अपनी जगह पक्की करने में मदद की, लिन वानिक्सू ने जियांग वेहाई और जियांग हे से कहा। जियांग वेहाई और जियांग हे दोनों थोड़े खुश और थोड़े हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सू चेन सचमुच अपना वादा निभाएगा और सू ये और लिन वानिक्सू को फॉर्चून अकादमी में दाखिला दिला देगा। लेकिन ये अच्छी बात है, कम से कम उनके परिवार के सदस्यों को फॉर्चून अकेडमी में दाखिला तो मिल गया। फॉर्चून अकेडमी से आपको क्या पुरस्कार मिले? जियांग वेहाई ने सू ये और लिन वानिक्सू से पूछा। सू ये ने जियांग वेहाई की ओर देखा और जवाब दिया, वानिक्सू और मुझे दोनों को ही बेफिक्र घूमने वाले क्षेत्र की एक महान तलवार मिली है। बुरा नहीं है, ये तो पहले से ही बहुत अच्छा है, जियांग वेहाई ने उन दोनों की सराहना करते हुए कहा।
इसके बाद जियांग वेहाई और सू चेन और अन्य लोगों ने गुप्त क्षेत्र में हुई घटनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। इसी बीच शेंग परिवार में शेंग जेनवेई की तरफ से सू चेन और अन्य लोगों के गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के तुरंत बाद उन्हें खबर मिली। उसने तुरंत जियांग युक्सियू की सेवा कर रही नौकरानी को बुलाया और उसे जियांग युक्सियू का फ़ोन उसके पास लाने का आदेश दिया। शेंग जेनवेई इस समय अपने अध्ययन कक्ष में नौकर के द्वारा जियांग युक्सियू का फ़ोन लाने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद शेंग जेनवेई ने दरवाजे पर दस्तक सुनी और जल्दी से कहा, अंदर आ जाओ। जिस नौकर को अभी अभी जियांग युक्सियू का फ़ोन लाने का आदेश दिया गया था, वह फ़ोन लेकर आया और शेंग जेनवेई से कहा, मालिक, यह मिस जियांग का फ़ोन है। अच्छा। शेंग जेनवेई ने तुरंत नौकर के हाथ से फ़ोन ले लिया। अब आप जा सकते हैं, शेंग जेनवेई ने नौकर से कहा। नौकर ने सिर हिलाया और तुरंत शेंग जेनवेई के अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। शेंग जेनवेई ने जियांग युक्सियू का फ़ोन लिया और सू चेन का फ़ोन नंबर ढूंढा। उसने कुछ देर तक सू चेन के नंबर को घूर कर देखा। फिर उसने सीधे उस नंबर पर डायल किया। सू चेन के फ़ोन की स्क्रीन पर रोशनी चमकी और वह सोचने लगा कि इस समय उसे कौन कॉल करेगा। उसने फ़ोन निकाला तो देखा कि यह जियांग युक्सियू का नंबर था। क्या मम्मी मुझे कॉल कर रही हैं? असंभव, माँ का फ़ोन ले लिया जाना चाहिए था, नहीं तो अब तक वह घर पर फ़ोन कर चुकी होती। ये शेंग जेनवेई होना चाहिए। जैसे ही सू चेन ने यह सोचा, फ़ोन पर उसकी निगाहें और भी गहरी हो गईं। हालांकि सू चेन ने कॉल का जवाब तो दिया, लेकिन वह चुप रहा। जब शेंग जेनवेई ने देखा कि कॉल कनेक्ट हो गया है तो उसे मन ही मन थोड़ी खुशी हुई, लेकिन उसे सू चेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अंत में शेंग जेनवेई ने अपना गला साफ किया और कहा, सू चेन, मैं हूँ। मुझे पता है, सू चेन ने ठंडे स्वर में कहा। शेंग जेनवेई ने फ़ोन पर कहा, सू चेन, मुझे पता है कि तुम गुप्त लोक से बाहर निकल चुके हो। तुम्हारे गुप्त लोक छोड़ने से पहले ही मैं तुम्हारी माँ को यहाँ ले आई थी। तुम शेंग परिवार में कब लौटने की योजना बना रहे हो? हे, तुम चाहते हो कि मैं शेंग परिवार में वापस लौट जाऊं? सू चेन ने उदासीनता से पलटकर पूछा। शेंग जेनवेई को सू चेन के शब्दों में छिपी हत्या की मंशा समझ नहीं आई। जब उसने सू चेन को ये पूछते सुना तो उसे लगा कि सू चेन वापस लौटने को तैयार है और उसने तुरंत कहा, बिल्कुल। सू चेन ने उपहास किया और कोई जवाब नहीं दिया। शेंग जेनवेई ने दूसरी तरफ खुद से बात करते हुए कहा, इसके अलावा तुम्हारी माँ मूल रूप से मेरी बेटी है, हमारे शेंग परिवार की सदस्य है। तुम्हारे लिए शेंग परिवार में लौटना और अपने पूर्वजों को याद करना स्वाभाविक है। जब तक आप शेंग परिवार में लौटने के लिए तैयार हैं, मैं आपको शेंग परिवार के सभी अच्छे संसाधन देने के लिए तैयार हूँ। सू चेन ने व्यंग्य करते हुए शेंग जेनवेई से ठंडे लहजे में कहा, आपके शेंग परिवार के पास अच्छे संसाधन तो हैं, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है, और मैं अपनी माँ को आपके शेंग परिवार में अपने पूर्वजों को स्वीकार करने के लिए वापस जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा। आप यह विचार छोड़ दें। इतना कहकर सू चेन ने सीधे फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद जियांग वेहाई ने सू चेन की ओर देखा और पूछा, क्या ये शेंग जेनवेई था? सू चेन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वह चाहता है कि मैं शेंग परिवार में वापस लौट जाऊं। अध्याय 935, असली ड्रैगन का जन्म। ये सुनकर जियांग वेहाई ने गुस्से में कहा, वह कमीना सचमुच बेशर्म और नीच है। शेंग जेनवेई की बेशर्मी देखकर जियांग वेहाई सचमुच क्रोधित हो गया। जियांग वेहाई को इस हालत में देखकर सू ये ने तुरंत कहा, ठीक है दादाजी, गुस्सा मत कीजिए। सू चेन उसकी इस अनुचित मांग को बिल्कुल नहीं मानेगा। बिल्कुल, शेंग जेनवेई एक नीच बदमाश है, आप उससे किसी भी कीमत पर सहमत नहीं हो सकते। जियांग वेहाई गुस्से से भड़क उठा। सू चेन ने जियांग वेहाई की ओर देखा और सिर हिलाया। तभी उसके फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशन की घंटी बजी। सू चेन ने अपना फ़ोन खोला और जियांग, बाय और हुआ परिवारों के संदेश देखे, जिनमें उन्हें आज रात 8 बजे शेंग परिवार के घर पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। सू चेन ने अपने फ़ोन पर समय देखा, शाम के 5 बज रहे थे, इसलिए उसके पास 3 घंटे थे। उनके वर्तमान स्थान से शेंग परिवार के निवास तक पहुंचने में 3 घंटे नहीं लगेंगे। तुरंत ही सू चेन ने जियांग, बाय और हुआ परिवारों को जवाब दिया और फिर अपना फ़ोन रख दिया। जियांग, बाय और हुआ परिवारों ने अभी अभी संदेश भेजा है कि आज रात 8 बजे शेंग परिवार के निवास पर इकट्ठा हों। सू चेन ने अपना फ़ोन नीचे रखते हुए और जियांग वेहाई और जियांग हे की ओर देखते हुए कहा। सू ये ने समय पर नज़र डाली और कहा, अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। चेन चेन, तुम्हारी नाव की मदद से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है। इतना कहकर सू चेन ने सूये के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, हम माँ को सुरक्षित वापस ले आएंगे। सू ये ने सू चेन की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद सू चेन ने अपने मन में सिस्टम की आवाज़ सुनी, बधाई हो होस्ट, सच्चा ड्रैगन अंडा फूट गया है। ये सुनकर कि असली ड्रैगन का अंडा फूट गया है, सू चेन ने सिर हिलाया। सिस्टम ने कहा था कि यह 1 घंटे में फूट जाएगा और समय बिल्कुल सही था। तुरंत ही सू चेन ने उस स्थान से सच्चे ड्रैगन को बुलाया जहां वह सच्चे ड्रैगन के अंडे को से रहा था।
ट्रू ड्रैगन कुछ देर तक कॉफ़ी टेबल के नीचे इधर उधर लुढ़कता रहा, फिर उस पर बैठ गया और सू चेन को देखने लगा। सू चेन ने अपने सामने नवजात ट्रू ड्रैगन के शावक को देखा और थोड़ा अचंभित महसूस किया। क्या ये छोटा सा जीव आदिम युग के 10 महान भयंकर जानवरों में से एक था? यह इतना प्यारा क्यों लग रहा था? ये हथेली के आकार का ही था। ये या टिल्ड, उस छोटे से जीव ने आवाज़ें भी निकालीं। इसी बीच जियांग वेहाई, जियांग ये और वहां मौजूद अन्य सभी लोग ये देखकर चौंक गए कि अचानक उनके सामने एक अजगर प्रकट हुआ और सू चेन को घूर रहा था। चेन चेन, क्या ये तुम्हारा है? सू ये ने सू चेन से पूछा। पास ही खड़ी लिनवानिक सू ने सू चेन से पूछा, पतिदेव, क्या यह एक अजगर है? मूजिकिंग ने भी सू चेन को असमंजस भरी निगाहों से देखा। जियांग वेहाई अपने सामने मौजूद अजगर को देखकर बेहद आश्चर्यचकित रह गया। क्या यह एक अजगर था? लेकिन ये कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा था? सू चेन के पास ड्रैगन कैसे हो सकता है? जियांग हे ने सू चेन की ओर देखा और पूछा, सू चेन, क्या ये पौराणिक आदिम भयंकर जानवर है, 10 महान भयंकर जानवरों में से एक, सच्चा ड्रैगन? हाँ, सू चेन ने जियांग हे की ओर देखा और सिर हिलाया। फिर उसके बगल में बैठा असली ड्रैगन का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाता रहा। पतिदेव, आप कमाल के हैं। मुझे याद है कि समिति ने पहले कहा था कि इस अजगर के अंडे के अंकुरित होने की संभावना केवल 10% है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे सचमुच से देंगे। लिनवानिक्सू ने सू चेन से प्रशंसा भरे लहजे में कहा। क्या ये हम पर हमला करेगा? लिनवानिक्सू ने पूछा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आखिरकार यह एक भयंकर जानवर था, और वह भी एक आदिम भयंकर जानवर। हालांकि वह देखने में प्यारा लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उन पर हमला करेगा, फिर भी वह पहले इसकी पुष्टि करना चाहती थी। आखिरकार हर वो व्यक्ति जो किसी खूंखार जानवर को जन्म देता है, यह जरूरी नहीं कि वह जानवर अपने आसपास के लोगों पर हमला करने से रुक जाए। सू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पत्नी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच्चा ड्रैगन शावक हम पर हमला नहीं करेगा। यह मेरा आत्मा पशु है। उदाहरण के लिए, इसकी वफादारी मेरे प्रति 100% है, यहाँ तक कि दाबाई और शियाओबाई से भी अधिक वफादार है। क्योंकि दाबाई और शियाओबाई अनुबंधित आत्मा पशु थे। हालांकि इस असली ड्रैगन को उसी ने सेया था, और जब उसने पहली बार इसे प्राप्त किया था, तब सिस्टम ने पहले ही इस असली ड्रैगन के अंडे को उससे जोड़ दिया था। सू चेन की बातें सुनकर लिनवानिक्सू का दिल जो तेजी से धड़क रहा था, आखिरकार शांत हो गया। और जियांग वेहाई और जियांग हे तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ये भी सुना था कि कुछ ड्रैगन के अंडों की जीवन क्षमता बहुत कम होती है, जिससे उन्हें सेने में बेहद कठिनाई होती है। सू चेन ने सचमुच केवल 10% व्यवहार्यता वाले ड्रैगन के अंडे को सेने में कामयाबी हासिल कर ली। ये वाकई अविश्वसनीय था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सच्चे ड्रैगन की सू चेन के प्रति वफादारी 100% तक पहुंच गई थी। Among humans, no one had ever been able to contract a demonic beast. एक भयानक आदिम क्रूर जानवर की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि इस स्तर के सभी खूंखार जानवरों में अपना अपना अहंकार होता था, यहाँ तक कि अगर वे मर भी जाते तो भी वे मनुष्यों द्वारा नियंत्रित होना स्वीकार नहीं करते। हालांकि उसने जियांग वेहाई को ये कहते हुए सुना था कि सू चेन ने असीम पर्वत श्रृंखला के भीतर धुंध क्षेत्र में एक राक्षसी भेड़िए को अनुबंधित किया था, और तब उसे पता चला कि सू चेन में राक्षसी जानवरों को अनुबंधित करने की महान प्रतिभा होनी चाहिए। वह उस समय पहले से ही काफी सदमे में था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अब सू चेन एक सच्चे ड्रैगन को भी अपने प्रति 100% वफादार बना सकता है। यह अविश्वसनीय था। सू चेन और क्या हासिल नहीं कर सकता था। असली ड्रैगन का बच्चा अभी अभी अंडे से निकला था, इसलिए वह उनके बगल में अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करता रहा। सू चेन ने हाथ बढ़ाकर सच्चे ड्रैगन के शावक को सहलाया। सच्चे ड्रैगन के शावक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, सू चेन को देखा और रोते हुए कहा, यिया टिल्ड। मूजिकिंग ने अपने सामने मौजूद सच्चे ड्रैगन के शावक को देखा और कहा, यह कितना प्यारा है, ये बिल्कुल भी खूंखार जानवर जैसा नहीं दिखता। पास खड़े जियांग हे ने सबको समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अभी अभी अंडे से निकला है। इसकी वर्तमान मासूमियत देखकर धोखा मत खाना, जब ये लड़ेगा तो ये बेहद भयंकर होगा। इसके अलावा अंडे से बाहर निकलते समय इसने अपने असली ड्रैगन के अंडे का छिलका खा लिया होगा, जिससे इसे असली ड्रैगन की विरासत मिली होगी। इसे बहुत कुछ पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यह अभी एक युवा ड्रैगन है, इसलिए इसकी शक्ति अभी उतनी अधिक नहीं है। हालांकि इसकी वर्तमान शक्ति एक पृथ्वी अमर के बराबर है। जैसे जैसे यह बड़ा होगा, इसकी क्षमताएं और भी मजबूत होती जाएंगी। वयस्क होने पर इसकी शक्ति अकल्पनीय होगी। मुझे लगता है कि पंख वाले अमरलोक का कोई शक्तिशाली प्राणी भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, है ना? आखिरकार जियांग हे ने केवल सच्चे ड्रैगन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और उसने कभी भी एक असली वयस्क सच्चे ड्रैगन को नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जानता था कि वयस्क अवस्था में एक सच्चा ड्रैगन कितना शक्तिशाली होगा। जियांग हे की व्याख्या सुनने के बाद लिनवानिक्सू ने कहा, यह बहुत बढ़िया है। इस सच्चे ड्रैगन की सहायता से सू चेन भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा।
शानदार। जियांग वेहाई को और कोई शब्द नहीं सूझा और उसने बस ये 2 शब्द बोल दिए। फिर अपने सामने मौजूद अजगर को देखकर उसे असीम विस्मय का अनुभव हुआ। 10 महान आदिम भयंकर जीवों में से एक से यही उम्मीद थी। जन्म के तुरंत बाद यह इतना अद्भुत था कि उसमें पृथ्वी के अमर प्राणी जैसी भयानक शक्ति समाहित थी। मैं अभी तक पृथ्वी अमर अवस्था तक भी नहीं पहुंचा हूं। इसे देखकर सचमुच ईर्ष्या होती है। लेकिन सू चेन तो वाकई बहुत ही शानदार थी। अब इतना खूंखार जानवर उसके वश में था, ये सचमुच अविश्वसनीय था। जियांग हे ने भी सू चेन को आश्चर्य और ईर्ष्या के मिले जुले भाव से देखा। भला कौन किसी प्राचीन खूंखार जानवर को अपने वश में करना नहीं चाहेगा। लेकिन उनके लिए एक इंसान के तौर पर यह पूरी तरह से एक कोरी कल्पना थी। अप्रत्याशित रूप से सू चेन ने वास्तव में इसे हासिल कर लिया। जहां तक सू चेन की बात है, अपने सामने मौजूद सच्चे ड्रैगन को देखकर वह जानता था कि यह ड्रैगन शक्तिशाली है, लेकिन उसे इतनी दुर्जयता की उम्मीद नहीं थी जैसा कि सच्चे ड्रैगन से उम्मीद की जाती है, जो 10 महान भयंकर जानवरों में से एक है। अध्याय 936। जियांग परिवार के महान पूर्वज प्रकट होते हैं। बेहद शानदार। लेकिन वो मेरा है, सू चेन। जब मैं उसे युद्ध में भेजूंगा तो वह निश्चित रूप से तबाही मचाएगा। सू चेन को विलुप्त हो चुके ट्रू ड्रैगन को अंडे से बाहर निकालते देख जियांग हे तुरंत एक तरफ गया, अपना फ़ोन निकाला और जियांग परिवार के ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर जियांग हॉन को फ़ोन करने की तैयारी करने लगा। सू चेन वाकई में एक होनहार प्रतिभा है। जियांग युक्सियू का मामला नहीं संभाल सकता, लेकिन वह इसे ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर जियांग हॉन को सौंप सकता है। वह इसे ज़रूर सुलझा सकता है। क्योंकि जियांग हॉन पहले ही अर्धचरण अमर आरोहण क्षेत्र में पहुंच चुका था, इसलिए जियांग हॉन के हस्तक्षेप से शेंग जेनवेई निश्चित रूप से स्वेच्छा से जियांग युक्सियू को उनके पास भेज देगा। पहले तो वह जियांग हॉन को यूं ही बुलाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब सू चेन एक सच्चे ड्रैगन को जन्म दे सकता था और यह सच्चा ड्रैगन सू चेन के प्रति बहुत आज्ञाकारी था। ये सू चेन का पालतू आत्मा पशु था। इससे सब कुछ बदल जाता है। सू चेन के भविष्य की संभावनाएं बिल्कुल असीमित हैं। इसलिए उसने सोचा, महान पूर्वज एल्डर निश्चित रूप से सू चेन की साधना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसने तुरंत गहरी सांस ली और जियांग होन का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद जियांग हे ने आदरपूर्वक कहा, हेलो परम पूज्य गुरुदेव, मैं जियांग हे हूँ। जियांग होन ने जवाब दिया, जियांग हे, आपको मेरी क्या ज़रूरत है? परमपिता जी, मैं आपसे सू चेन के बारे में बात करना चाहता हूँ, जियांग हे ने कहा। फ़ोन के दूसरी तरफ जियांग हॉन्ग ने एक पल सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में पहले सुना है। उसके बारे में क्या? सू चेन हमारे ही लोगों में से एक है। हम इस समय टोंटियन द्वीप पर जियांग परिवार के अड्डे पर हैं। क्या इस बार टोंटियन द्वीप पर ही सृजन अकादमी के लिए चयन प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई थी? मुझे इसके बारे में पता है, जियांग होंग ने उदासीनता से कहा। सृजन अकादमी का मामला युवा पीढ़ी, जियांग चांगमिंग और अन्य लोगों को सौंप दिया गया था। हालांकि वे स्वयं उपस्थित नहीं थे, फिर भी वे मामले पर ध्यान दे रहे थे। आखिरकार ये पहली बार था जब 5 प्रमुख महाशक्तियों ने मिलकर एक शीर्ष स्तरीय अकादमी का निर्माण किया था। उस समय सभी उच्च स्तरीय संसाधन सृजन अकादमी में केंद्रित होंगे। सृजन अकादमी में प्रवेश करने वाले सभी छात्र मानवता का भविष्य बनेंगे। वह फिलहाल जियांग चांगमिंग द्वारा भेजे गए उस ईमेल को देखने की तैयारी कर रहा था जिसमें एकेडमी ऑफ क्रिएशन चयन प्रतियोगिता के परिणामों के बारे में बताया गया था। जियांग हे ने कहा, महान पूर्वज सू चेन ने चयन प्रतियोगिता उत्तीर्ण कर ली है और अब वह सृजन अकादमी के छात्र हैं। जियांग होंग ने कहा, और फिर? जियांग हे, सीधे मुद्दे पर आओ। जियांग होंग के लिए सृजन अकादमी में प्रवेश करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी समय उन्होंने जियांग चांगमिंग का ईमेल खोला जिसमें दिखाया गया था कि जियांग परिवार के 10 प्रतिभाशाली बच्चों ने एकेडमी ऑफ क्रिएशन में प्रवेश ले लिया है। जियांग हे ने कहा, महामहिम पूर्वज जी, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सू चेन ने अभी अभी एक सच्चे ड्रैगन को जन्म दिया है। सच्चा ड्रैगन? जियांग होंग की शांत आंखों में आखिरकार आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जियांग हे ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, एक सच्चा ड्रैगन, प्राचीन भयंकर जानवरों में से एक जिसके विलुप्त होने की अफवाह थी। मैंने पहले सुना था कि किसी को असीम पर्वत श्रृंखला में एक असली ड्रैगन का अंडा मिला था। क्या ये सू चेन हो सकता है? जियांग होंग ने संदेह से पूछा। जियांग हे ने उत्तर दिया, हाँ, ये सू चेन है। लेकिन मुझे याद है मैंने सुना था कि असली ड्रैगन के अंडे की जीवित रहने की संभावना केवल 10% थी, जो अविश्वसनीय रूप से कम थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि सू चेन इसे सहेगा। ये युवक वाकई बहुत अच्छा है, जियांग होंग ने थोड़ी प्रशंसा के साथ कहा। हाँ, सू चेन एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसने न केवल एक सच्चे ड्रैगन को जन्म दिया, बल्कि उसे वश में भी कर लिया। सच्चे ड्रैगन की वफादारी उसके प्रति 100% है। इसके अलावा उन्होंने थोड़े ही समय में जीवन मृदा क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया।
और उसने सृजन अकादमी की चयन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया, जिससे उसे सृजन अकादमी में प्रवेश की योग्यता प्राप्त हुई। इसके अलावा इस चयन प्रतियोगिता में उसे एक अमर मकबरे को खोलने की कुंजी भी मिली, जियांग हे ने सू चेन का परिचय देते हुए आगे कहा। दूसरी तरफ जियांग होंग ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, क्या उसे अमर मकबरे को खोलने की चाबी मिल गई? हाँ, क्योंकि इस सृजन अकादमी का अंतिम पुरस्कार एक बर्फीले पानी का ड्रैगन कढ़ाहा था और उसने दाव मंच पर अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली। इसके अलावा इस बार वह अपने पिता और पत्नी को भी सृजन अकादमी में प्रवेश के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए साथ लाया है। उसके पिता केवल दीपक प्रकाश क्षेत्र में हैं और उसकी पत्नी केवल धुंध क्षेत्र में हैं, जियांग हे ने कहा। जियांग हे की बातें सुनकर जियांग होंग को सू चेन के बारे में थोड़ी जिज्ञासा होने लगी। एक युवक इतनी जल्दी कैसे विकसित हो सकता है और न केवल सृजन अकादमी में स्थान प्राप्त कर सकता है, बल्कि केवल 10% व्यवहार्यता वाले सच्चे ड्रैगन अंडे को भी से सकता है। अगर केवल 10% व्यवहार्यता वाला ये ट्रू ड्रैगन अंडा उसके अपने हाथों में भी होता तो भी वह इसे सुरक्षित रूप से नहीं निकाल पाता। अगर वह सचमुच में अंडे से निकला भी होता तो भी उसके पास एक सच्चे ड्रैगन को वश में करने की क्षमता नहीं होती। अधिक से अधिक वह केवल सच्चे ड्रैगन को कैद कर सकता था। सच्चे ड्रैगन को अपने वश में करना और उसे अपना आध्यात्मिक पशु बनाना पूरी तरह से अकल्पनीय था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सू चेन ये सब कर दिखाएगी। मैं समझ गया। ये सू चेन वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा है जो हजारों में एक बार ही देखने को मिलती है। चूंकि वह हमारे जियांग परिवार का सदस्य है, इसलिए हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसे निखार सकते हैं, जियांग होंग ने कहा। जियांग होंग की यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने जियांग होंग से कहा, महान पूर्वज, मुझे आपको एक और बात बतानी है। यह क्या है? जियांग होंग ने पूछा। जियांग हे ने मन ही मन इस पर विचार किया और फिर कहा, बात कुछ इस तरह है। कुछ समय पहले शेंग परिवार के शेंग जेनवेई ने जबरदस्ती सू चेन के विला में घुसकर उसकी मां जियांग युक्सियू को अगवा कर लिया, जो संयोगवश मेरे बेटे की पोती है। शेंग जेनवेई ने जियांग युक्सियू को क्यों पकड़ लिया? जियांग होंग ने पूछा। जियांग हे ने समझाया, शेंग जेनवेई जियांग युक्सियू के पिता हैं, लेकिन जब जियांग युक्सियू का जन्म हुआ था तो शेंग जेनवेई को लगा कि उसमें कोई शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे त्याग दिया था। हालांकि अब जब शेंग जेनवेई के कई बेटे बेटियों की गुप्त लोक में मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें लगता है कि उनके परिवार के प्रतिभाशाली लोग बर्बाद हो गए हैं, इसलिए वे सू चेन को ढूंढकर वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जियांग युक्सियू को जबरदस्ती शेंग परिवार में वापस लाया ताकि वे अपनी पैतृक जड़ों से जुड़ सकें। लेकिन इससे पहले जियांग युक्सियू पहले ही जियांग परिवार में लौट चुकी थी और अपने पूर्वजों को स्वीकार कर चुकी थी। इसलिए अब जियांग युक्सियू हमारे जियांग परिवार की सदस्य है। ये सुनकर जियांग होंग को शेंग जेनवेई के कार्यों के प्रति गहरी घृणा महसूस हुई और अब चूंकि जियांग युक्सियू को भी उसके जियांग परिवार का सदस्य माना जाता था, इसलिए उसे मदद करनी चाहिए। जियांग होंग ने जियांग हे से कहा, मुझे इस मामले की जानकारी है। अब जबकि जियांग युक्सियू हमारे जियांग परिवार की सदस्य है तो उसके शेंग परिवार में लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चिंता मत करो, यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा। मैं बाद में शेंग जू को फ़ोन करके उसे रिहा करने के लिए कह दूंगा। ठीक है, तो हम ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर को परेशान करेंगे। वैसे परम पूर्वज जी, एक और बात है, सू चेन के पास अमर मकबरे को खोलने की सिर्फ एक चाबी नहीं है, उसके पास इस समय 3 चाबियां हैं। हमारे जियांग परिवार, बाई परिवार और शेंग परिवार से मिली 3 चाबियों के अलावा सू चेन ने कहा है कि वह 7वीं चाबी भी ढूंढ सकता है। जियांग हे ने जियांग होंग से कहा। अध्याय 937, यांग शेंगजू क्षेत्र का मानवरूपी कठपुतली। ये सुनकर जियांग होंग की सू चेन के बारे में जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने तुरंत उस पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। आखिरकार अमर मकबरे की चाबियां ढूंढना आसान नहीं था। उसके पास पहले से ही 3 चाबियां थीं और यह सोचना भी मुश्किल था कि वह 7वीं चाबी भी ढूंढ लेगा। सू चेन जैसे असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति को किसी भी कीमत पर शेंग परिवार में वापस आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह उनके जियांग परिवार का राक्षस था। जैसे ही जियांग होंग ने यह सोचा, उसके दिल में थोड़ी सी खुशी का भाव जागा। ठीक है, मैं समझ गया, जियांग होंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद जियांग होंग और जियांग हे ने फ़ोन काट दिया। जियांग हे ने फ़ोन नीचे रखा, जियांग वेहाई, सू चेन और बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, मैंने अभी जियांग परिवार के परम पूर्वज को फ़ोन किया और उन्हें तुम्हारी स्थिति के बारे में बताया, सू चेन। उन्होंने हमारे जियांग परिवार को निर्देश दिया है कि वे तुम पर ध्यान केंद्रित करें। इसके अलावा मैंने तुम्हारी मां के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आसानी से हो जाएगा और वे शेंग परिवार को फ़ोन करके उन्हें मां को रिहा करने के लिए कहेंगे। जियांग वेहाई, सू चेन और पूरा समूह ये खबर सुनकर बेहद खुश हो गया। अगर हम शेंग परिवार को उसे सीधे रिहा करने के लिए मना सकें तो यही सबसे अच्छा होगा, जियांग वेहाई ने सबकी ओर देखते हुए कहा। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया।
सू चेन ने सबकी ओर देखकर कहा, कोई बात नहीं। अगर शेंग परिवार स्वेच्छा से उसे रिहा कर देता है तो हम सब खुश होंगे। लेकिन अगर वे उसे रिहा करने को तैयार नहीं हैं तो हमारे पास एक बैकअप प्लान है। हाँ, चेन चेन सही कह रही है। सूये ने सू चेन की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। फिर सू चेन ने सबकी तरफ देखकर कहा, चलो हम माँ को लेने जा रहे हैं। जियांग वेहाय और बाकी लोग उठने लगे। सू चेन ने कुछ देर सोचा, फिर लिनवानिक्सू और मू जिकिंग की तरफ देखकर कहा, जुएर और जिकिंग, तुम दोनों घर पर ही रहो। हमारे जाने के लिए इतना ही काफ़ी है। मू जिकिंग जानती थी कि उसमें युद्ध कौशल नहीं है और अगर वह जाती है तो वह सू चेन और दूसरों के लिए मुसीबत बढ़ा सकती है, इसलिए उसने सू चेन को सिर हिलाकर सहमति दी। फिर लिनवानिक्सू ने सू चेन की ओर देखकर कहा, पतिदेव, मैं आपके साथ माँ को लेने जाना चाहती हूँ। डिंग, मेजबान को बधाई हो, क्योंकि उन्हें एक विकल्प का सामना करना पड़ा। विकल्प 1, लिनवानिक्सू को मेजबान के साथ जाने देने के लिए सहमत हों। मेजबान को 6 विशेष श्रेणी के मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड से पुरस्कृत करें। विकल्प 2, लिनवानिक्सू को घर पर रहने दें। मेजबान को 2 पोषण मास्टर तृतीय चरण मानवरूपी कठपुतलियों से पुरस्कृत करें। सिस्टम की आवाज़ सुनकर सू चेन ने दोनों विकल्पों पर नजर डाली। विकल्प 1 के लिए पुरस्कार के रूप में 6 विशेष श्रेणी के मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड दिए गए थे। 6 मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड के साथ उसकी ताकत निश्चित रूप से जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगी। हालांकि अब वे शेंग परिवार की ओर बढ़ रहे थे और शेंग परिवार के कई लोग स्वतंत्र और सहज विचरण क्षेत्र में थे। भले ही वह जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, फिर भी शेंग जैनवेई को हराना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, जो पहले ही स्वतंत्र और सहज विचरण क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, इस बार वे शेंग परिवार के गढ़ में जा रहे थे और वहां नरिशिंग मास्टर दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद होंगे। विकल्प 2 को देखें तो विकल्प 2 के लिए पुरस्कार के रूप में 2 नरिशिंग मास्टर तृतीय चरण की कठपुतलियां थीं। जब वह इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टोंटियन द्वीप आया तो उसने पृथ्वी अमर कठपुतली को हवेली में छोड़ दिया था, लेकिन शेंग जैनवेई फिर भी उसकी मां को अपने साथ ले जाने में कामयाब रहा। पृथ्वी का अमर कठपुतली शेंग जैनवेई का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था, इसलिए वह उच्च स्तर की कठपुतलियों के लिए बेहद उत्सुक था। क्योंकि जहां तक उसकी बात है, चाहे उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, जब तक उसके पास यह व्यवस्था है, वह बिल्कुल भी खतरे में नहीं होगा। हालांकि उनके परिवार के लिए स्थिति अलग थी, इसलिए उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए शक्तिशाली चीजों की आवश्यकता थी। नॉरिशिंग मास्टर के तीसरे चरण की ये दोनों कठपुतलियां बिल्कुल सही थीं। परदादा जियांग वेहाई के पिता जियांग हे एक प्रथम स्तरीय पोषण गुरु थे जो बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि पिछली बार जब वे शेंग जैनवेई को रोकने गए थे, तब भी उन्हें शेंग जैनवेई के पिता ने रोक लिया था। अगर उसके परिवार की रक्षा के लिए नरिशिंग मास्टर के तीसरे चरण के कठपुतले होते तो उसके परिवार का सुरक्षा सूचकांक आसमान छू जाता। तुरंत ही उसके मन में एक विकल्प आ गया। उन्होंने लिनवानिक्सू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पत्नी, अच्छी रहना। तुम और जिकिंग घर पर रहो और बच्चों की देखभाल करो, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने सही चुनाव किया। मेजबान को विशेष रूप से 2 नरिशिंग मास्टर तृतीय चरण कठपुतलियां भेंट की जा रही हैं। इन कठपुतलियों की आभा को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है। इसे नरिशिंग मास्टर स्तर के अनुसार समायोजित किया जा सकता है या फिर एक सामान्य व्यक्ति के स्तर के अनुसार भी। प्रत्येक बार 10 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग करना आवश्यक है और इनसे कुल 10 बड़े हमले किए जा सकते हैं। 10 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर। एक साधारण पारलौकिक व्यक्ति के लिए यह बहुत महंगा था, लेकिन गुप्त क्षेत्र में उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर की खान खोज निकालने के बाद उसके लिए यह बिल्कुल मामूली बात थी। इसके अलावा ये प्रणाली एक प्रणाली कहलाने योग्य थी। ये कठपुतलियों के दायरे को स्वचालित रूप से समायोजित भी कर सकती थी। क्योंकि यह टोंटियन द्वीप पर स्थित जियांग परिवार का मुख्य केंद्र था, इसलिए यहाँ पर्याप्त संख्या में सक्षम लोग मौजूद थे। यदि वह सीधे तौर पर किसी पोषणकारी स्वामी क्षेत्र की कठपुतली को स्थापित करता तो इसका तुरंत पता चल जाता। अगर इसे समायोजित किया जा सके तो यह बहुत बेहतर होगा। इसका पता ही नहीं चलेगा। मेजबान, कृपया दोनों कठपुतलियों को रखने के स्थान निर्दिष्ट करें। उद्धरण चिन्ह, एक को मेरे कमरे में रख दो और दूसरे को अभी रोक कर रखो। समझ गया मेजबान, कृपया कठपुतली के स्थान को समायोजित करें। सामान्य व्यक्ति, समझ गया मेजबान, रख रहा हूँ। प्लेसमेंट पूरा हो गया। सू चेन के बगल में बैठी सूये ने भी लिनवानिक्सू और मू जिकिंग की ओर देखते हुए कहा, शाओक सू जिकिंग, सू चेन सही कह रही है। तुम दोनों घर पर ही रहो और हमारे लौटने का इंतजार करो। हम तुम्हारी माँ को लेने के तुरंत बाद वापस आ जाएंगे, इसलिए चिंता मत करो। ये सुनकर लिनवानिक्सू के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर लिनवानिक्सू और मू जिकिंग ने सू चेन, सूये और अन्य लोगों को नीचे देखा। नीचे पहुंचकर मू जिकिंग ने सू चेन और बाकी लोगों को देखकर कहा, पतिदेव, सुरक्षित रहना और सही सलामत वापस आना।
जी हाँ पतिदेव, अपना ख्याल रखना। मैं घर की अच्छी तरह रक्षा करूंगी, लिन वानिक्सू ने मुस्कुराते हुए सू चेन की ओर देखते हुए कहा। सू चेन ने लिन वानिक्सू और मू जिकिंग की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। तुम दोनों जल्दी से ऊपर जाओ। हमारे बारे में ज्यादा चिंता मत करो। इस बार जब हम शेंग परिवार जाएंगे तो माँ को वापस ले आएंगे। तुम दोनों बस बच्चों का ध्यान रखना और घर पर आज्ञाकारी होकर हमारे लौटने का इंतजार करना। ठीक है। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग ने सू चेन की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा। जाने से पहले सू चेन ने लिन वानिक्सू को एक संदेश भेजा जिसमें उसने बताया कि उनके कमरे में एक कठपुतली है। देखने में तो वह साधारण कठपुतली जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वह पोषण गुरु के तीसरे चरण की थी। उसने लिन वानिक्सू को कमरे में जाकर कठपुतली को 10 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों से सुसज्जित करने के लिए कहा, ताकि यदि उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़े तो कठपुतली स्वचालित रूप से युद्ध में शामिल हो जाए। जब उन्होंने पहले उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर की खान की खुदाई की थी, तब सू चेन ने लिन वानिक्सू को बहुत सारे उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर दिए थे, इसलिए अब लिन वानिक्सू के पास मौजूद उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर पूरी तरह से पर्याप्त थे। शेंग जेनवेई की बात करें तो वह गुप्त क्षेत्र में सू चेन के प्रदर्शन पर लगातार नजर रख रहा था, इसलिए वह ये भी जानता था कि सू चेन ने अमर मकबरे को खोलने की 7 चाबियों में से एक प्राप्त कर ली है। हालांकि वह इस समय मन ही मन ये हिसाब लगा रहा था कि सू चेन के हाथ से चाबी कैसे छीनी जाए। अगर मैं ये चाबी सू चेन के हाथ में दे दूं और फिर इसे पूर्वज को भेंट कर दूं, तो मैं निश्चित रूप से शेंग परिवार का अगला मुखिया बन जाऊंगा। अध्याय 938, जियांग योक्सियू को रिहा करें। हालांकि सू चेन का अपनी मां की तरह जिद्दी स्वभाव और शेंग परिवार में वापस न लौटने की उसकी अनिच्छा एक परेशानी का सबब है। फिर शेंग जेनवेई ने सोचा कि जियांग योक्सियू उसके कब्जे में है और वह उसका इस्तेमाल सू चेन को धमकाने के लिए कर सकता है। उस समय सू चेन शेंग परिवार में लौटकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तब सू चेन उनका वैध पोता होगा और ऐसे उत्कृष्ट पोते के साथ क्या ये केवल समय की बात नहीं होगी कि मैं शेंग परिवार के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर लूं। मेरा पोता सचमुच बहुत प्रतिभाशाली है, उसने तो अमर मकबरे को खोलने वाली चाबियों में से एक चाबी भी हासिल कर ली। शेंग जेनवेई जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया उतना ही ज्यादा खुश होता गया, उसकी पूंछ मानो हवा में लहराने लगी। इसी समय शेंग जेनवेई का फोन बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि यह शेंग परिवार के सबसे बड़े पूर्वज के नौकर का फोन था। उसने तुरंत जवाब दिया और पूछा, क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ मौजूद नौकर ने कहा, परमपिता चाहते हैं कि आप तुरंत पैट्रिक हॉल में आएं। ठीक है, मैं अभी आता हूं, शेंग जेनवेई ने तुरंत जवाब दिया। फिर शेंग जेनवेई ने फोन काट दिया और तुरंत उठकर शेंग परिवार के पैतृक भवन की ओर चल दिया। जैसे ही शेंग जेनवेई अपने पूर्वजों के हॉल की ओर बढ़ा, उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। इस समय परम पूर्वज मुझे पैतृक कक्ष में क्यों बुला रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे भी सू चेन के हाथ में मौजूद चाबी पर लालच रखते हों और उन्हें पहले ही पता चल गया हो कि मैं जियांग योक्सियू को वापस ले आया हूं? अब वहां जाना निश्चित रूप से किसी पुरस्कार के लिए ही होगा। आखिरकार मैं जियांग योक्सियू को वापस लाया हूं और फिर मैं सू चेन को भी वापस ला सकता हूं ताकि वह अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे सके। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। सू चेन सचमुच एक भाग्यशाली सितारा है। लेकिन ये महान पूर्वज मुझे किन अच्छी चीज़ों से पुरस्कृत करेंगे? अपने विचारों की पुष्टि करने के बाद शेंग जेनवेई प्रसन्न मन से शेंग परिवार के पैतृक भवन में पहुंचे। महान पूर्वज। शेंग जेनवेई पूर्वजों के हॉल में दाखिल हुए और केंद्र में बैठे शेंग जुए को आदरपूर्वक संबोधित किया। शेंग जू ने शेंग जेनवेई की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने शेंग जेनवेई की ओर देखकर कहा, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में एक महिला को वापस लाए हो। ये सुनकर शेंग जेनवेई का हृदय प्रसन्न हो उठा। इसका संबंध वाकई सू चेन और उनसे है। लगता है मेरा अनुमान सही था। जी हाँ, उनका नाम जियांग योक्सियू है और वह सू चेन की मां हैं। शेंग जेनवेई ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि शेंग जेनवेई के बोलने से पहले ही शेंग जू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। शेंग जू ने शेंग जेनवेई की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा, बिल्कुल सही, तुम्हें उसे जल्दी से जियांग परिवार के पास वापस भेज देना चाहिए। जब शेंग जेनवेई ने शेंग जू को ये कहते सुना तो उसके दिल का उत्साह तुरंत बुझ गया। उसने आश्चर्य से शेंग जू की ओर देखा। नहीं, शेंग परिवार के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए उसे अभी भी अमर मकबरे को खोलने के लिए सू चेन की चाबी की आवश्यकता थी। वह किसी भी कीमत पर जियांग योक्सियू को जियांग परिवार के पास वापस नहीं भेजेगा। नहीं, हम जियांग योक्सियू को जियांग परिवार में वापस नहीं भेज सकते। शेंग जेनवेई ने शेंग जुए की ओर देखा और मना कर दिया। शेंग जू ने अपना सिर उठाया और शेंग जेनवेई पर भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ तुरंत ठंडी हो गई और उसने कहा, शेंग जेनवेई, क्या अब तुम और भी ज़्यादा साहसी हो गए हो? मेरी बात भी नहीं सुनते, या आप मुझसे मेरी वरिष्ठ पदवी का दुरुपयोग करवाकर यह काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं?
मैं इस मामले पर आपसे चर्चा नहीं करूंगा, आपको उस व्यक्ति को जियांग परिवार के पास वापस भेजना होगा। शेंग जेनवेई ने देखा कि शेंग जुए का रवैया इतना दृढ़ था, लेकिन अगर वह जियांग युक्सियू को ऐसे ही वापस भेज देता तो वह सहमत नहीं होता। शेंग जेनवेई ने शेंग जुए की ओर देखकर कहा, बड़े साहब, क्या आप सू चेन को जानते हैं? मैंने उसके बारे में सुना है, और क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा कि वह उसका बेटा है? शेंग जुए ने शेंग जेनवेई की ओर भौहें चढ़ाकर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेंग जेनवेई अचानक इस विषय को क्यों उठा रही है। शेंग जेनवेई ने शेंग जुए से आगे कहा, बड़े साहब, ये सू चेन काफ़ी शक्तिशाली और प्रतिभाशाली है। तो क्या? सीधे मुद्दे पर आओ। शेंग जेनवेई, इधर उधर की बातें मत करो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हें उस व्यक्ति को जियांग परिवार के पास वापस भेजना ही होगा। शेंग जुए ने अधीरता से शेंग जेनवेई से कहा। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शेंग जेनवेई क्या करने की कोशिश कर रहा था। शेंग जेनवेई ने स्वाभाविक रूप से शेंग जू के लहजे में अधीरता को भांप लिया। उन्होंने शेंग जू की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, महामहिम, सू चेन ने सृजन अकादमी की चयन प्रतियोगिता उत्तीर्ण कर ली है। उन्हें सृजन अकादमी में प्रवेश मिल गया है। और परम पूर्वज, आपको ये जानना चाहिए कि इस बार हमारे शेंग परिवार से एक भी व्यक्ति को सृजन अकादमी में प्रवेश का स्थान नहीं मिला, और इस बार तो हम शुरुआत में ही बाहर हो गए। लेकिन अगर हम जियांग युक्सियू को शेंग परिवार में रख पाते हैं तो सू चेन स्वाभाविक रूप से अपने पूर्वजों को स्वीकार करने के लिए लौट आएगा। उस समय सू चेन हमारे शेंग परिवार का सदस्य होगा। इस तरह हमारा शेंग परिवार ऐसी स्थिति में नहीं होगा जहां सृजन अकादमी में एक भी व्यक्ति प्रवेश न कर पाए, और यह हमारे शेंग परिवार की प्रतिष्ठा का मामला है। ये सुनकर शेंग जू ने शेंग जेनवेई की ओर देखा और गुस्से से कहा, तुम इस बारे में बात कर रहे हो? ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारे बेटे बेटियां काबिल नहीं हैं। हमारा शेंग परिवार, इतना बड़ा परिवार, उनमें से एक भी सृजन अकादमी में दाखिल नहीं हुआ। हालांकि शेंग जू ने तब सोचा कि अगर सू चेन को मान्यता मिल जाती है तो वह शेंग परिवार का प्रतिनिधित्व करेगा, और फिर उनके शेंग परिवार को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। हालांकि आपने जो कहा वह पूरी तरह से अनुचित नहीं है। शेंग जू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर शेंग जेनवेई की ओर देखकर बोली। उन्हें पहले इस बात का एहसास नहीं था कि जियांग हॉन्ग ने जिस व्यक्ति को रिहा करने के लिए कहा था वह शेंग जेनवेई की अपनी बेटी होगी। शेंग जेनवेई ने शेंग जू के रवैये में आए बदलाव को देखा और शेंग जू के लिए विश्लेषण जारी रखते हुए कहा, इसके अलावा महान पूर्वज एल्डर, इस बार सृजन अकादमी के अंतिम पुरस्कारों में से एक अमर मकबरे को खोलने की 7 चाबियों में से एक है। और अब ये चाबी सू चेन के हाथों में है। उसने अमर मकबरे को खोलने के लिए ये चाबी हासिल की है। शेंग जेनवेई को भी इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि सू चेन को अमर मकबरे को खोलने वाली 7 चाबियों में से एक मिल गई। आखिर पांचों महान महापरिवार इन चाबियों को पाने के लिए बेताब थे, लेकिन इन्हें हासिल करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि उनके पूर्वजों ने भी इन चाबियों को खोजने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, फिर भी प्रत्येक परिवार को केवल एक ही चाबी मिली, जो दर्शाता है कि इन्हें ढूंढना कितना मुश्किल है। क्या उसे अमर मकबरे को खोलने की चाबी मिल गई? शेंग जू ने शेंग जेनवेई से पूछा। शेंग जेनवेई ने शेंग जुए की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सृजन अकादमी में आयोजित इस चयन प्रतियोगिता में सू चेन ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे शक्तिशाली दाव प्लेटफॉर्म हासिल किया और यह कुंजी प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने थोड़े ही समय में लगातार प्रगति करते हुए डेस्टिनी सॉइल क्षेत्र तक पहुंच गए। शेंग जेनवेई की बातें सुनकर शेंग जुए को सू चेन के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इतने कम समय में सफलता प्राप्त करना, साथ ही सृजन अकादमी की चयन प्रतियोगिता में सबसे शक्तिशाली दाव प्लेटफॉर्म हासिल करना और अमर मकबरे को खोलने वाली 7 चाबियों में से एक को प्राप्त करना, ये सब वाकई काबिले तारीफ है। सृजन अकादमी में प्रवेश करने के मामले को एक तरफ रखते हुए शेंग जू की नज़र में सृजन अकादमी में प्रवेश कर पाना कोई खास उपलब्धि नहीं थी। हालांकि अमर मकबरे को खोलने वाली इन 7 चाबियों में से एक को प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण सू चेन वास्तव में शेंग परिवार के कई प्रतिभाशाली लोगों में से एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। अध्याय 939, सू चेन की पहचान की एक और व्याख्या। इसके अलावा बड़े साहब, जरा सोचिए, अगर सू चेन शेंग परिवार में लौट सकता है तो क्या उसके हाथ में मौजूद चाबी हमारे शेंग परिवार की नहीं होगी? इसका मतलब है कि हमारे शेंग परिवार के पास अमर मकबरे को खोलने की 2 चाबियां होंगी। शेंग जेनवेई ने शेंग जुए की ओर देखते हुए आगे कहा। शेंग जू ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि शेंग जेनवेई सही कह रहा था। आखिरकार सू चेन वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और सबसे लुभावना तो निस्संदेह सू चेन के पास मौजूद अमर मकबरे की चाबी ही थी। तुम्हारी बात सुनकर तो यही लगता है कि सू चेन वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा है। चूंकि वह मूल रूप से हमारे शेंग परिवार से है, इसलिए उसे जल्द से जल्द वापस लाओ और उसे अपने पूर्वजों को याद करने दो। इससे हमारा शेंग परिवार उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा और उसे निखार पाएगा। शेंग जुए ने शेंग जेनवेई की ओर देखते हुए कहा। फिर शेंग जू को जियांग हॉन्ग से किए गए वादे की याद आई।
उसने शेंग जेनवेई की ओर देखते हुए कहा, हालांकि जियांग योक्सियू को जियांग परिवार के पूर्वज ने फ़ोन पर व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। उसे रिहा न करना कुछ हद तक अनुचित होगा। ये सुनकर शेंग जेनवेई ने तुरंत शेंग जू की ओर देखा और कहा, बिल्कुल नहीं महाराज। हम उसे जियांग परिवार में वापस नहीं जाने दे सकते। वह इस समय मेरी तुरुप की पत्ता है और सू चेन को शेंग परिवार में वापस लाने की कुंजी वही है। शेंग जुए ने नाखुशी जताते हुए शेंग जेनवेई की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। प्रतिष्ठित शेंग परिवार को वास्तव में किसी को घर लौटने और अपने पूर्वजों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का सहारा लेना पड़ा। अगर उनकी अपनी दिव्य प्रतिभाएं इतनी निराशाजनक न होती तो उन्हें ये सब करने की जरूरत ही न पड़ती। शेंग जू के चेहरे के भाव देखकर शेंग जेनवेई शेंग जू के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया। शेंग जू के सुनने के बाद हैरानी से उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने खुद को संभाला, गंभीर भाव से भौहें चढ़ाईं और शेंग जेनवेई से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि यह सच है? बिल्कुल निश्चित, शेंग जेनवेई ने शेंग जुए की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। तो फिर? शेंग जू ने तुरंत अपना रुख बदलते हुए कहा, हम फिलहाल जियांग योक्सियू को शेंग परिवार में ही रखेंगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ताकि सुचेन अंततः शेंग परिवार में लौट आए और अपने पूर्वजों को स्वीकार करे। स्वाभाविक रूप से मैं हाल ही में उसे अच्छे भोजन और पैसे अच्छी तरह से रख रहा हूँ, शेंग जेनवेई ने शेंग जू की ओर देखते हुए कहा। शेंग जू ने सिर हिलाया, फिर शेंग जेनवेई की ओर देखकर कहा, ठीक है, मुझे सू चेन का फ़ोन नंबर बताओ। शेंग जेनवेई ने सिर हिलाया। सौभाग्य से जब उसने अभी अभी जियांग योक्सियू के फ़ोन से सू चेन को कॉल किया था तो उसने सू चेन का नंबर लिख लिया था। साथ ही उसे अंदर ही अंदर थोड़ा आत्मसंतुष्टि का भाव भी महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परम पूर्वज स्वयं हस्तक्षेप करने और सू चेन को शेंग परिवार में वापस आमंत्रित करने की तैयारी कर रहे थे। शेंग जेनवेई ने शेंग जुए को सू चेन का फ़ोन नंबर दिया। नंबर नोट करने के बाद शेंग जू ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और सू चेन को डायल किया। इस समय सू चेन अपनी नाव के अंदर था और जियांग वेहाई, जियांग हे और सूये के साथ शेंग परिवार की ओर यात्रा कर रहा था। सू चेन के फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि यह एक अनजान नंबर था। अब कौन फ़ोन कर रहा था? क्या ये किसी दूसरे परिवार का फ़ोन हो सकता है? सू चेन ने ये सोचा, लेकिन फिर भी उसने कॉल का जवाब दिया। फ़ोन उठाते ही सू चेन ने तुरंत पूछा, हेलो, मैं शेंग जुए हूँ, शेंग परिवार का सबसे बड़ा पूर्वज। शेंग परिवार के सदस्य ने फ़ोन के दूसरी तरफ से जवाब दिया। ये सुनकर सू चेन ने भौहें चढ़ा लीं। शेंग परिवार के परम पूर्वज मुझे अभी क्यों बुला रहे हैं? क्या वह मुझे शेंग परिवार में वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश भी कर रहा हो सकता है? क्या आपको कुछ चाहिए? सू चेन ने उदासीनता से पूछा। फ़ोन के दूसरी तरफ से शेंग जू ने कहा, सू चेन, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं आपको शेंग परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये सुनकर सू चेन को तुरंत सिर दर्द होने लगा। बहुत खूब, एक और व्यक्ति उसे शेंग परिवार में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सू चेन आह भरे बिना नहीं रह सकी। शेंग परिवार के सदस्यों का दृढ़ संकल्प वास्तव में बहुत मजबूत था। सू चेन, यदि तुम हमारे शेंग परिवार में लौटने को तैयार हो तो हम तुम्हें 10,000 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर, एक स्वतंत्र और सहज विचरण की बहुमूल्य कलाकृति, 10 भाग शुद्ध रक्त वाले भयंकर पशु का रक्त देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार के भविष्य के सभी साधना संसाधनों का खर्च भी हमारे शेंग परिवार द्वारा वहन किया जाएगा, शेंग जू ने आगे कहा। शेंग जू की बातें सुनकर सू चेन मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने पहले ही उस उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर की खान की खुदाई कर ली थी। मेरे पास बहुत सारे उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर हैं। अगर वह मुझे 10,000 भी दे दे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एल्ड द्वारा उल्लिखित फ्री एंड इजेड वांडरिंग नामक बहुमूल्य कलाकृति के संबंध में मैं स्वयं एक फ्री एंड इजेड वांडरिंग बहुमूल्य कलाकृति बना सकता हूँ। अब तो मेरे पास प्राचीन वास्तविक ड्रैगन भी एक आध्यात्मिक पालतू जानवर के रूप में है। जहाँ तक उसके परिवार के लिए साधना संसाधनों की बात है, उसके पास सिस्टम है। जब उसके परिवार के सदस्य साधना करते हैं और उन्नति करते हैं तो वे सिस्टम द्वारा दिए गए अपग्रेड कार्ड का सीधे उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। शेंग जू द्वारा प्रस्तावित शर्तें वास्तव में साधारण दिव्य प्रतिभाओं के लिए बहुत आकर्षक थीं, लेकिन जिसके पास ये सिस्टम है उसके लिए तो ये चीज़ें देखने लायक भी नहीं थीं। और शेंग परिवार, हाँ, चाहे वे कितने भी संसाधन उपलब्ध कराएं, वह नहीं जाएगा। तुरंत ही उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं इनकार करता हूँ। सू चेन ने अपनी बात समाप्त करने के तुरंत बाद फ़ोन काट दिया। शेंग जू कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन सू चेन ने फ़ोन काट दिया था। उसने डेडलाइन देखी और उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। शेंग जू को कभी भी अस्वीकार किए जाने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उसने इतनी ऊंची शर्तें रखी थीं। क्या इनमें से कुछ भी सू चेन को पसंद नहीं आया? शेंग जू जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता गया उतना ही ज़्यादा उसका गुस्सा बढ़ता गया। ये चेन को अपनी हद का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है।
उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मुझे उसे बताना ही होगा कि सच्ची शक्ति क्या होती है। शेंग जेनवेई ने देखा शेंग ज्यू का चेहरा और गहरा होता जा रहा था। क्या सू चेन ने मना कर दिया ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर को? अन्यथा ऐसा क्यों होगा? फोन करने के बाद महान पूर्वज बुजुर्ग का चेहरा इतना उदास क्यों हो जाता? यह अच्छा नहीं है। सू चेन सचमुच एक असहयोगी व्यक्ति है। शेंग जेनवेई ने यह सोचा और फिर उसे चिंता हुई कि शेंग जू सू चेन के साथ कुछ बुरा न कर दे। गुस्से में आकर शेंग जेनवेई ने तुरंत शेंग जू की ओर देखा और धीरे से कहा, महामहिम कृपया क्रोधित न हो। सू चेन को अभी हमारे शेंग परिवार के लाभों का पता नहीं है। एक बार जब सू चेन हमारे द्वारा दी जाने वाली मिठास का स्वाद चख लेगा तो वह स्वेच्छा से हमारे परिवार में लौट आएगा। हमारे द्वारा दी जाने वाली मिठास का स्वाद चख लेगा तो वह स्वेच्छा से शेंग परिवार। हम्फ। शेंग जुए ने गुस्से से नाक सिकुड़ी। इसके बाद शेंग जेनवेई ने शेंग जुए की ओर देखकर कहा, बड़े साहब, इसीलिए हम जियांग योक्सियू को बिल्कुल भी वापस नहीं आने दे सकते। अन्यथा हमारा शेंग परिवार खतरे में पड़ जाएगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर शेंग जुए ने कुछ देर सोचा और उसे लगा कि शेंग जेनवेई सही कह रहा है। आखिर यह मामला शेंग परिवार की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा था। शेंग जू ने सिर हिलाया और उसकी ओर देखा शेंग जेनवेई और कहा, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। फिलहाल उसे वापस मत जाने दो। सुनकर शेंग जू सहमत हो गया। शेंग जेनवेई का मन धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। जब तक वह हमारे शेंग परिवार के साथ है उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। शेंग जुए ने शेंग जेनवेई की ओर देखते हुए चिंता से निर्देश दिया। शेंग जेनवेई ने तुरंत खुशी से सिर हिलाया और उसकी ओर देखा और शेंग जुए की ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो बड़े, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं यह मामला तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। ध्यान रखना कि तुम इसे ठीक से संभालो। शेंग जुए ने शेंग जेनवेई की ओर देखते हुए कहा। शेंग जेनवेई ने तुरंत सिर हिलाया। फिर शेंग जू ने दोबारा शेंग जेनवेई की ओर देखा और कहा, अगर बाद में जियांग परिवार उसे ढूंढने आए और तुम उनसे निपट न सको तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, समझा? शेंग जेनवेई ने शेंग जुए की ओर देखते हुए कहा। शेंग जेनवेई अब बेहद खुश था। आखिरकार शेंग जू की मदद से उसे काफी अधिक आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। अध्याय 940 युआन साम्राज्य में पुनः प्रवेश। शेंग जुए ने शेंग जेनवेई की ओर देखा, हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, तुम पहले नीचे जा सकते हो। समझ गया। शेंग जेनवेई ने सिर हिलाया और तुरंत पैतृक मंदिर से निकल गया। सू चेन की तरफ से फोन रखने के बाद सू ये ने अभी अभी सू चेन को ये कहते हुए सुना था कि वह शेंग परिवार में वापस नहीं लौटेगा। उसने सू चेन की ओर देखा और पूछा, चेन, क्या फिर से शेंग परिवार का फोन आया था? सू चेन ने सू ये की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शेंग परिवार के मुखिया शेंग जुए ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मैं अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए शेंग परिवार में वापस आऊं। हम शेंग परिवार तो बेशर्मी का आदी है, ये सुनकर जियांग वेहाई ने गुस्से से कहा। जियांग वेहाई गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इस शेंग परिवार ने न केवल उसकी पोती को जबरदस्ती अपने घर ले लिया था, बल्कि अब वे सू चेन को भी शेंग परिवार में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। शेंग परिवार सचमुच बेहद बेशर्म था। लेकिन अब शेंग जू इस मामले में क्यों शामिल है? जियांग हे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सू चेन ने जियांग हे की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। क्या शेंग परिवार की तरफ से कुछ बदलाव आया है? क्या वे अपने वादे से मुकरने की सोच रहे हैं? जियांग वेहाई ने जियांग हे और सू चेन की तरफ देखते हुए भौहें चढ़ा लीं। जियांग हे ने अपना सिर हिलाया, जिससे ये संकेत मिला कि वह भी नहीं जानता कि शेंग परिवार क्या सोच रहा है। सू ये ने एक तरफ से उन सभी को देखा और कहा, शेंग परिवार के सभी लोग नीच हैं, आवेग में आकर काम करते हैं। शायद अब वे अपने वादे से मुकरना चाहते हैं। सू चेन ने सू ये की बातें सुनकर भौहें चढ़ाईं। फिर सू ये और जियांग हे की ओर देखकर कहा, शेंग परिवार चाहे जो भी सोचे, मैं माँ को घर जरूर लाऊंगा। जियांग वेहाई ने सू चेन की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शेंग परिवार के विचारों की परवाह किए बिना हमें एशियू को वापस घर लाना ही होगा। ठीक है, मैं पूर्वज को फोन करके पता लगाऊंगा कि शेंग परिवार की स्थिति क्या है। जियांग हे ने जियांग वेहाई और सू चेन की ओर देखते हुए कहा। जियांग वेहाई ने जियांग हे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी पिताजी, आपको महान पूर्वज को फोन करके पूछना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। जियांग हे ने सिर हिलाया, फिर अपना फोन निकाला और ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर जियांग हॉन्ग को फोन किया। जियांग हॉन्ग ने फोन उठाया। महान पूर्वज, जियांग हे ने पुकारा। जियांग हॉन्ग ने जवाब दिया और पूछा, हम जियांग हे, क्या बात है? बात कुछ इस तरह है, शेंग परिवार के मुखिया शेंग जुए ने अभी अभी फोन किया था। वह चाहते हैं कि सू चेन अपने पूर्वजों को याद करने के लिए शेंग परिवार में वापस आ जाए। उन्होंने उसे कई शर्तें भी रखीं।
मुझे डर है कि शेंग परिवार अपने वादे से मुकर सकता है और उस व्यक्ति को रिहा करने से इनकार कर सकता है, जियांग ने जियांग होन को समझाया। ये सुनकर जियांग होन का गुस्सा भड़क उठा। इसके अलावा सू चेन वह व्यक्ति था जिसे वह बहुत महत्व देता था और जिसके साथ वह गहन परिश्रम करना चाहता था। वह सिर्फ उनके कहने पर शेंग परिवार में कैसे लौट सकता था? वो बूढ़ा शेंगजू, मुझे लगता है वो दिन ब दिन और भी उलझन में पड़ रहा है। क्या वो इतनी मामूली बात पर हमारे जियांग परिवार को अपना दुश्मन बनाना चाहता है? जियांग होन ने गुस्से से कहा। जियांग हे ने कहा, मुझे नहीं पता कि शेंग परिवार क्या सोच रहा है, लेकिन हमें उस व्यक्ति को वापस लाना ही होगा। अगर इससे काम नहीं बनता तो हमें इसे सुझाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो स्पष्ट है, आखिरकार वह पहले से ही हमारे जियांग परिवार का हिस्सा है, उसके लिए उनके शेंग परिवार में लौटने का कोई कारण ही नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं वहां जाकर देखूंगा कि शेंग परिवार वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहा है, जियांग होन ने जियांग हे से कहा। जियांग होन की यह बात सुनकर जियांग हे को और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। समझ गया परमपिता जी, जियांग हे ने आदरपूर्वक जियांग होन से कहा। फिर जियांग होन ने जियांग हे से दोबारा पूछा, वैसे आप शेंग परिवार के पास कब जाने की योजना बना रहे हैं? आज रात 8 बजे। बाई परिवार और हुआ परिवार भी आज ही जाएंगे और एल्डर जियांग चांगमिंग भी लोगों को साथ लेकर जाएंगे, जियांग हे ने कहा। जियांग होन ने उत्सुकता से पूछा, वे दूसरे परिवार क्यों जा रहे हैं? उन्होंने सू चेन के साथ सहयोगात्मक समझौता कर लिया है, वे सू चेन की मदद करने जा रहे हैं, जियांग हे ने जियांग होन को समझाया। जियांग होन को थोड़ी हैरानी हुई। सू चेन वास्तव में कई अन्य परिवारों से मदद लेने में सक्षम था। हालांकि उसने आगे कोई पूछताछ नहीं की। जियांग होन ने कहा, मैं समझ गया, मैं भी वहां जाऊंगा। समझ गया, जियांग हे ने जवाब दिया। फिर जियांग हे और जियांग होन ने फोन काट दिया। पिताजी, कैसा रहा? पूर्वज ने क्या कहा? फोन रखने के तुरंत बाद जियांग वेहाई ने जियांग हे से पूछा। जियांग हे ने जियांग वेहाई और सू चेन की ओर देखते हुए कहा, बड़े ने कहा है कि समय आने पर वे स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। ये बहुत अच्छा है। इस तरह समय आने पर हमारे पास एक और शक्तिशाली सहायक होगा, जियांग वेहाई ने बगल से कहा। जियांग हे ने सिर हिलाया और सू चेन और जियांग वेहाई के बीच थोड़ी देर बातचीत होने के बाद सू चेन ने समय देखा और पाया कि शेंग परिवार पहुंचने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। उसने थोड़ी देर अभ्यास करने का फैसला किया। पिताजी, मैं थोड़ी देर अभ्यास करने जा रहा हूं, सू चेन ने सूये से कहा। हालांकि उसके पास सिस्टम था और उसे अभ्यास करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, फिर भी वे शेंग परिवार के घर पहुंचने ही वाले थे। फिर भी वह जितना हो सके उतना अभ्यास करना चाहता था। सू ये ने सिर हिलाया, फिर सू चेन की ओर देखकर कहा, ठीक है चेन, तुम अभ्यास करने के लिए दूसरी मंजिल पर जाओ। मैं किसी को भी ऊपर जाकर तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। ठीक है, सू चेन ने सिर हिलाया। इसके बाद सू चेन अपने केबिन की दूसरी मंजिल पर गया, पालती मारकर बैठ गया और पूरी एकाग्रता से अभ्यास करने लगा। जैसे ही उसने अभ्यास शुरू किया, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति युआन क्षेत्र में समाहित हो रही है। ठीक उसी समय युआन डोमेन के बंद होने से ठीक पहले सुनहरी रोशनी की एक चमक तेजी से अंदर आ गई। युआन डोमेन में प्रवेश करते ही सू चेन ने अपने आसपास के परिचित दृश्यों को देखा और जान गया कि वह युआन डोमेन में प्रवेश कर चुका है। ऐसा प्रतीत होता था कि युआन डोमेन को भी पता था कि वह शेंग परिवार के पास कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है, क्योंकि डोमेन ने वास्तव में उसके लिए द्वार खोल दिए थे। हालांकि उसने जीवन मृदा क्षेत्र में कदम रखते ही युआन डोमेन को अनलॉक कर लिया था, लेकिन ये डोमेन ऐसा नहीं था जिसमें वह जब चाहे प्रवेश कर सके। ये यादृच्छिक था। इस बार युआन डोमेन में प्रवेश करते समय उसने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि ट्रू ड्रैगन बेबी का आध्यात्मिक शरीर वास्तव में उसके पीछे पीछे अंदर आ गया था। अभी अभी जब वह अंदर खींचा जा रहा था, उसने महसूस किया कि उसके पीछे कुछ और भी आ गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह असली ड्रैगन बेबी होगा। अब असली ड्रैगन का बच्चा उड़ सकता था और वह इसमें काफी कुशल भी था। अब वह वैसा नहीं था जैसा शुरुआत में था, जब वह अपने पंखों को कुछ बार फड़फड़ाता और फिर गिर जाता था। ये सू चेन के चारों ओर उड़ता रहा और ये की चहचहाहट करता रहा, जाहिर तौर पर युआन डोमेन में प्रवेश करके बहुत उत्साहित था। ये सोचकर कि पिछली बार चारों दिशाओं का कड़ाहा भी अपने आप अंदर आ गया था और इस बार सच्चा ड्रैगन शिशु भी उसके पीछे पीछे आ गया। ऐसा लगता है कि ये सभी अद्भुत प्राणी युआन डोमेन के लिए तरस रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सचमुच उसके पीछे पीछे अंदर आने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए, नन्ही सफ़ेद लोमड़ी के पास उसका पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि युआन डोमेन उसके लिए कब खुलेगा। पिछली बार जब वह अपने पिता और पत्नी वानेक्सू को लेकर आया था, तब उसने सिस्टम रिवॉर्ड का इस्तेमाल किया था।